आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये पॉडकास्ट है। मैं नितिन ठाकुर हूँ। मेरे हाथ में किताब है, नाम है इसका शाहीन बाग, फ्रॉम ए प्रोटेस्ट टू अ मूवमेंट। ब्लूम्सबरी ने इसे छापा है, दो लेखकों ने इसे लिखा है। एक है जियाउस सलाम, दूसरी है उज़्मा औसाफ। दोनों पति पत्नी हैं और शाहीन बाग का जो मूवमेंट पिछले साल हुआ, जो एनआरसी और सीएए के खिलाफ था, उसमें दोनों ही जाते रहे, करीब से इस प्रदर्शन को देखते रहे। कई कहानियां हैं जो इस किताब में लिखी गई हैं। इन छोटी छोटी कहानियों से ही वो बड़ी तस्वीर मुकम्मल होती है, जिसका नाम शाहीन बाग मूवमेंट था। इस मूवमेंट की चर्चा देश विदेश में खूब रही। टीवी और अखबार रोज कवर कर रहे थे, कई रंग दिखे, कितने ही बयान और बहुत सारी चर्चा हुई। फाइनली अब इस पर किताब आ गई है और जियाउस सलाम साहब मेरे साथ हैं, जो इस किताब को लिखने वालों में से एक हैं। पहले भी कई किताबें जिया साहब लिख चुके हैं, पेशे से पत्रकार हैं। स्वागत है आपका जिया साहब। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि शाहीन बाग में क्या हो रहा था, ये तो सबको मालूम है, रोज कवर होता था। तो आपने इस पर किताब लिखने की क्यों सोची, क्या जरूरत लगी आपको? देखिए, एक आम नागरिक के तहत और एक पत्रकार के तहत जब मुझे पता चला कि शाहीन बाग में ऐसी ऐसी कुछ महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो शुरू में मैं गिल्टी था उनको अंडर एस्टिमेट करने का। पहले 3-4 दिन मेरे पास खबर आती रही कि इस समय शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रही है और केवल महिलाएं ही वहां पर प्रोटेस्ट पे बैठी हैं। तो मेरे दिमाग में कोई खास अच्छी छवि इनकी नहीं बनी थी। फिर 2-4 रोज के बाद इन लोगों ने मुझे बतौर एक स्पीकर के वहां पर बुलाया और उन महिलाओं को एड्रेस करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। तो जब मैं वहां पर पहुंचा, जो कुछ मैंने उन महिलाओं से कहा, उससे कहीं ज्यादा चीजें मैंने उन महिलाओं से सीखी। वो जिस संयम से सारी चीजों को कर रही थी और जितनी शांतिपूर्वक तरीके से वो अपना एहतजाज चला रही थी, वो अपने आप में एक मिसाल थी। मैंने वहां पे देखा 85 साल की महिला, 90 साल की बुजुर्ग महिला, वो एक तख्त पे 24 घंटे बैठी थी और बार बार हर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद नया स्पीकर आता और नारे लगाता, इनकलाब जिंदाबाद, और उस तरीके के पूरे जोश के साथ वो भी नारे लगाती। हद से हद दिन में 10-12 बार वहाँ पे हमारा राष्ट्रगीत होता, लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े होते। तो ये बुजुर्ग महिलाएं भी एक दूसरे का सहारा लेके दिन में कई बार नेशनल एंथम में, जनगण मन में पार्टिसिपेट करती। और इनकी शारीरिक कमजोरी की ये हालत थी कि जब तक कि ये पूरा खड़ी हो पाती राष्ट्रगीत के लिए, आधा जनगण मन खत्म हो गया होता। लेकिन इनके स्पिरिट को मैं कहूँगा, जिस तरीके से बार बार खड़ी हुई और रोजाना अपने हाथ में एक तिरंगा लहराती रही और बीच बीच में अपने साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी भी लोगों को दिखाती रही कि हम अपने देश की आईन के लिए, अपने देश का जो संविधान है उसके लिए लड़ रहे हैं। हम एक विशेष मूल या एक वर्ग के लिए लड़ाई नहीं कर रहे। तो मैं उस दिन वापस आया, तब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इन महिलाओं से। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी उज़्मा औसाफ से इसके बारे में शेयर किया, तो वो भी इसी चीज में एक तरह से कूद पड़ी इन महिलाओं के साथ और बार बार वहाँ पे उनका जाना शुरू हुआ। हद से हद उन्होंने कई रात वहाँ पे उन महिलाओं के साथ बिताई और कुछ रातें उन अपनी पत्नी के कारण मैं भी वहाँ पर गया और महिलाओं से थोड़ा ही दूर जनवरी की ठंड में दुकान के बाहर सोया। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इन लोगों की जो स्पिरिट थी वो क्या थी, कि 2 डिग्री 3 डिग्री के तापमान में भी अपने घरों में जाने को राजी नहीं थी। ये वो महिलाएं थी जो कि हमारे घर में नानी, दादी या परदादी का रुतबा रखती हों, और अगर हमारे घर में कोई इस उम्र की महिला या पुरुष होती है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन उनको आराम सुविधा दी जाए। लेकिन वो सब आराम सुविधा तैयार करके देश के लिए और एक अपने संविधान के लिए बाहर खड़ी थी। तो बेसिकली जिया साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी वहां पर जाने के बाद लर्निंग रही, आपने वो उस किताब में संजोया है और जो आपने वहां देखा वो इसमें लिखा है। जी, कि मैंने अपने आप को वहां तक मैंने लिमिट नहीं किया। ओके। मैंने देखा ये जिस प्रकार से पहली बार मैंने भारत की सड़कों पे आंदोलन देखा और आंदोलन में
अच्छी से अच्छी शायरी को सुना। वहाँ पे आप इकबाल को सुन सकते थे, फैज अहमद फैज को सुन सकते थे, हबीब जलील को सुन सकते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि ये महिलाएं कभी अपने बचपन में स्कूल कॉलेज नहीं गई, जबकि इनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिन्हें जिंदगी भर घर से कदम बाहर नहीं निकाला। या तो उनके बचपन में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वो स्कूल नहीं जा सकती थी, या उनके घर का कुछ इस तरह का वैल्यू सिस्टम था कि लड़कियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती थी। अब जिंदगी के बिल्कुल आखिरी कगर पे आके उन्होंने घर से बाहर कदम उठाया, तो उन्होंने ये कदम महिलाओं के लिए खाली नहीं उठाया, ये कदम सिर्फ केवल मुसलमानों के लिए नहीं उठाया, बल्कि पूरे देश के लिए उठाया, अपने संविधान के लिए उठाया। यही मुझे एक सवाल पूछना था और मेरे जहन में था, आप आ भी गए वहीं पर, तो मैं पूछ लेता हूँ। ये आंदोलन किसका था जिया साहब? एक लेखक के तौर पर बताइए कि मुसलमानों का था, मुस्लिम महिलाओं का था, दिल्ली के रहने वाले कुछ लोगों का था? नहीं, इसको ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि कुछ दिल्ली के रहने वाले कुछ लोगों का था, क्योंकि शाहीन बाग की शुरुआत दिल्ली से जरूर हुई, लेकिन देश में 100 से ज्यादा जगहों पे शाहीन बाग बने। बेंगलोर जैसी जगह पे उन लोगों ने बिलाल बाग को कहा ये हमारा शाहीन बाग है। चेन्नई में भी उन्होंने अपना शाहीन बाग बनाया, कोलकाता में पार्क सर्कस पे अपना उन्होंने एक शाहीन बाग बनाया, उसी तरह से जयपुर में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, पटना में, गया में, मुजफ्फरनगर और न जाने कितनी जगहों पे शाहीन बाग बने। तो ये केवल दिल्ली का आंदोलन नहीं था। हाँ, ये बात सही है कि इस आंदोलन की शुरुआत महिलाओं ने करी, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं ने करी। किसका आंदोलन था? किसका आंदोलन था, मुझे ये तो बताइए। ये महिलाओं का आंदोलन, एक सवाल ये महिलाओं का जी नहीं, एक तो आंदोलन सवाल, था, और बहुत ही जल्द मुस्लिम महिलाओं के साथ और वर्ग की महिलाएं भी इसमें जुड़ गई। केरला से कुछ नन्स आई, छत्तीसगढ़ से ट्राइबल वुमेन आई, पंजाब से बहुत सारी औरतें आई, उनके साथ कुछ पुरुष भी आए, और हर किसी ने उनका साथ निभाया। अच्छा, एक शब्द का इस्तेमाल हम बार बार कर रहे हैं, आप और मैं दोनों, आंदोलन। और आपकी किताब की जो टैगलाइन है वो है फ्रॉम अ प्रोटेस्ट टू अ मूवमेंट। मूवमेंट यानी आंदोलन। इसे जरा मेरे लिए डिकोड कीजिए कि आप इसे आंदोलन क्यों मान रहे हैं? एक प्रोटेस्ट और आंदोलन में फर्क होता है ना, वो क्या है? जी, 15 दिसंबर 2019 को जब ये महिलाएं सड़क पर आई थी, तो उस समय ये केवल एक प्रोटेस्ट थी। इनके घर के बच्चे जामिया में ज्यादातर के पढ़ते थे, और ये जान के ये महिलाएं बहुत खुश होती थी कि हमारा पोता पोती नाती जामिया में पढ़ रहा है, घर से केवल 1-2 किलोमीटर दूर जा रहा है, और इनको जान के खुशी होती थी कि बच्चा पढ़ेगा तो जिंदगी में आगे जा पाएगा। याद रखिए, इनमें से ज्यादातर महिलाएं कभी स्कूल नहीं गई थी, तो जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन से भी अगली जनरेशन स्कूल कॉलेज जा रही थी, तो उसमें इनको एक गर्व महसूस होता था। लेकिन जब जामिया में लाइब्रेरी में पढ़ते हुए छात्रों पर हिंसा हुई, तब इन्होंने सोचा कि अब यह समय नहीं रहा कि हम अपने घर पर बैठें, हमें अपने बच्चों की मदद के लिए बाहर आना पड़ेगा। जब ये बाहर पहली बार 15 दिसंबर को आई, और 16 दिसंबर की सुबह को, 15 की शाम में आई थी, 16 की सुबह में आई थी, फिर इनको बाहर आके ज्ञात हुआ कि जिस चीज के लिए छात्र लड़ रहे थे वो केवल एक यूनिवर्सिटी की चीज नहीं थी, उनको केवल अपने अंक नहीं बढ़ाने थे, उनको केवल किसी वीसी वगैरह से शिकायत कुछ नहीं थी, वो अपने देश के संविधान के लिए, खासतौर से आर्टिकल 14, जिसमें कि हर एक हिंदुस्तानी बल्कि हर एक ह्यूमन बीइंग को बराबरी का दर्जा दिया गया है। और जब इनको पता चला कि इसके जरिए CAA के जरिए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें रिलीजन एक डिफाइनिंग मैटर है भारत की सिटीजनशिप देने के लिए, तब ये महिलाएं पूरे तरीके से इसमें कूद पड़ी। और एक चीज जो प्रोटेस्ट के रूप में शुरू हुई थी केवल जामिया के बच्चों पे अत्याचार के बाद, वो कुछ ही दिनों में एक मूवमेंट का रंग उसने ले लिया। जिया साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 12 जनवरी को इस मूवमेंट में कम से कम 30,000 महिलाएं शामिल हुई, क्योंकि 15 दिसंबर को जब ये औरतें आई थी केवल 11-12 औरतें थी 15 दिसंबर की रात को, लेकिन एक महीने से कम में 30,000 औरतें जुड़ गई। और 26 जनवरी हमारे रिपब्लिक डे पे 40,000 लोगों ने मिलकर वहां पे तिरंगा लहराया। ये अपने आप में एक भारतीय होने के नाते बहुत ही गर्व की चीज थी। अपने आप को बहुत अच्छा वहाँ पे महसूस किया मैंने, वहाँ पे 26 जनवरी को होकर
ये पहली बात है कि कोई गवर्नर, कोई प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर हमारा खाली झंडा नहीं लहरा था, आम भारतवासी के हाथ में झंडा था। और वो ये महिलाएं वहाँ पे कोई तलाक के विषय पे या मस्जिद में दाखिले के विषय पर बाहर नहीं आई थी, ये हमारे प्यारे संविधान की वजह से बाहर आई, उसकी रक्षा करने बाहर आई। ठीक है जिया साहब, लेकिन एक आंदोलन जो होता है उसमें लीडर्स होते हैं, उसकी कोई रूपरेखा होती है, चेहरे होते जी। हैं, नारे होते हैं। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें इसमें मिसिंग थी ना। देखिए, इसमें मिसिंग जरूर ये था लीडर, बट वाई कैन नॉट द मासेस बी द लीडर? It was a mass-driven movement. It was not a movement led by a charismatic leader. ऐसा नहीं था जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की आप बात करें तो मेधा पटकर का आपको नाम सीधा जहन में आएगा। इसमें कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी अलग प्रकार का सोशल एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन्वॉल्व नहीं थे। अलग अलग समय पर कांग्रेस के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इससे जुड़ने की कोशिश करी, लेकिन इन महिलाओं ने उनको बिल्कुल दूर रखा। कई बार ऐसा होता था कि वो नेता स्टेज के साथ में 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहते थे कि हमें मौका मिले और हम इन महिलाओं से अपनी बात कहें, लेकिन इन महिलाओं ने इस बात का ख्याल रखा कि कहीं पर भी पॉलिटिकल लीडर्स को ये प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाए। ये टोटली ए पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो कि मास मूवमेंट थी। इट वॉज नॉट अ टॉप डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी काइंड ऑफ थिंग, इट वॉज समथिंग विच ओरिजिनेटेड from the grassroots of our country. सर ये तो ठीक है कि पॉलिटिकल लीडर्स को मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत लोगों ने कहा एंटी नेशनल्स के पास तो बहुत मंच मिला उन लोगों को, और एक ही तरह के रुझान के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। तो क्या सरकार विरोधी कुछ समूह थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया, जिसे आप आंदोलन कह रहे हैं? अगर आप इसको सरकार विरोधी कहते हैं तो एक बार भी वहां पे नरेंद्र मोदी है या अमित शाह है के नारे नहीं लगे। वहाँ पे नारे लगे इनकलाब जिंदाबाद के, संविधान जिंदाबाद, बाबा अंबेडकर जिंदाबाद या महात्मा गांधी अमर रहे। इसमें एंटी नेशनल कौन सी चीज है? अगर भारत का नागरिक भारत की सड़क पर आके सरकार को संविधान की दुहाई देता है तो ये एंटी नेशनल नहीं, ये पेट्रियोटिज्म का बहुत बड़ा सबूत है। जी अच्छा, एक बात बताइए कि एक तो आपने अपनी जो किताब लिखी है ना, उसमें जो खाका खींचा है, जैसे कोई फिल्म होती है वैसा दृश्य पैदा कर दिया है वो प्रोटेस्ट के प्लेस का, कि कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है ना, वो बड़ा खूबसूरत तो है। आप मुझे लेकिन ये बताइए कि इस प्रदर्शन में, जिसे आप आंदोलन मानते हैं, आप कहते हैं कि आंदोलन था, ठीक है, उसमें कुछ भी आलोचना के लायक नहीं लगता क्या आपको? सिर्फ तारीफ के लायक ही लगा? उसमें अगर मैं आलोचना करना चाहूँ तो वो निट पिकिंग होगा, लेकिन वो इतनी बात और होगी कि अगर आपको आलोचना करनी थी तो इन महिलाओं को अपना एक स्पोक्समैन डिसाइड कर लेना चाहिए था जो कि मीडिया से इंटरेक्ट करे। कई बार मीडिया के लोग पहुंचे तो उनको पता नहीं चलता था कि कौन इसमें ऑथराइज स्पीकर है इन महिलाओं के बिहाफ पे। लेकिन फिर ये उसी प्रकार की बात है जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट थी। इट वॉज अ लीडरलेस मूवमेंट, ऑल द लीडर्स वर इन जेल, द मासेस कंटिन्यूड द मूवमेंट। सिमिलरली शाहीन बाग was all about the leadership of the masses. एक बात बताइए मुझे, आपकी कोई आंदोलन होता है, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, आपकी नजरों में क्या कामयाब हुआ? काफी हद तक उनको कामयाबी मिली है। ये इनकी सक्सेस इस बात में थी कि जो इन्होंने सीएए मुद्दा उठाया या एंटी एनआरसी और एंटी एनपीआर की आवाज उठाई, ये खाली भारत में ही नहीं गूंजी बट विश्व भर में गूंजी। 40 से ज्यादा देशों में या तो भारत के मूल के लोग जो वहाँ के पर थे, या वहाँ के लोकल्स ने भी भारत की एम्बेसीज के पास जाके मेमोरेंडम दिए, बाहर प्रोटेस्ट करे, या आम सड़कों पर भी नागरिकों ने छोटे छोटे मार्चेस किए। हद से हद यूएन के ऑफिशियल्स ने भी सीएए के बारे में इस प्रोटेस्ट के बाद ही अपना स्टेटमेंट दिया। अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि सीए वापस हो गया, और ऐसा भी नहीं हुआ कि एनआरसी नहीं आएगा, इस बात की कोई गारंटी मिल गई? फिर भी मैं आपसे ये पूछूंगा, और मेरा आखिरी सवाल होगा, देखिए एनआरसी की बाद में सक्सेस इनको मिल गई, जो ये कहती थी कि हमें इस रूप में एनआरसी नहीं चाहिए। जो पुराना एनआरसी था 2010 के रूप का, उसी पे अभी हमारी भारत की सरकार ने कहा है कि वही एनआरसी एनपीआर की वही शक्ल रहेगी जो 2010 में यूपीए की सरकार के समय में एनपीआर की थी। और एनआरसी में हमारे ये प्रोटेस्ट और मूवमेंट जब रुक गई कोविड की वजह से,
उसके बाद भी भारत के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने टेलीविजन पे आके इस बात को दोहराया कि एनआरसी अभी नहीं हो रहा है। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि एनआरसी की बात ही किसने की थी, वो तो हम सब ने ये खैर सुना ही था। प्रधानमंत्री ने कही थी और हमें पता है पहले 8-9 बार अमित शाह जी इसकी बात कर चुके थे, लेकिन जब कोविड शुरू हो गया उसके बाद उनका टेलीविजन पर इंटरव्यू आया तो उन्होंने इस बात को दोहराया कि एनआरसी का अभी कोई प्लान नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे इन महिलाओं की इसमें जीत शामिल थी। ठीक है सर, आखिरी सवाल पूछूंगा, छोटा सा जवाब चाहूंगा। शाहीन बाग आंदोलन की लीगेसी क्या है आपकी नजर? इसकी लेगेसी सबसे बड़ी बात यह है कि अब आगे आने वाली पीढ़ी और हमारा मीडिया कभी ये नहीं सोचेगा कि जो भारतीय मुसलमान महिलाएं हैं वो पिछड़ी हुई हैं, कुचली हुई हैं और हमेशा 3 तलाक के साए में जी रही है। उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी, कोई अपना अस्तित्व नहीं है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ के बता दिया कि हमारा अपना अस्तित्व है, एक अपनी राय है और हम अपनी बात पूरी करने के लिए सड़क पर भी आंदोलन कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत जियाउल सलाम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। तो ये था पॉडकास्ट, हम बात कर रहे थे जियाउल सलाम से, जिनकी नई किताब आई है शाहीन बाग, फ्रॉम अ प्रोटेस्ट टू अ मूवमेंट, और ये छपी है ब्लूम्सबरी से। और आप सभी ने इस पॉडकास्ट को इतने ध्यान से सुना, और शाहीन बाग की लेगेसी क्या होगी, शाहीन बाग किस तरह से शुरू हुआ, शाहीन बाग ने क्या सिखाया जियाउल सलाम साहब को और उज़्मा औसाफ को जो वहां पर गए और जिन्होंने किताब लिखी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मेरा नाम है नितिन ठाकुर, इजाजत दीजिए, नमस्कार।